हे दोस्तों, जय हिंद। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858, मतलब कि प्रशासनिक बदलाव आफ्टर 1858। देखिए हुआ क्या था, 1857 की क्रांति, जो पिछला हमारा लेसन था, हमारी वीडियो थी, उसमें आपने देखा कि जो हमारे इंडिया के कई सारे वर्ग थे, किसानों ने, सिपाहियों ने, है ना, आर्टिशंस जो थे आपके, उसके अलावा जो जमींदार वगैरह थे, जो कुछ यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे थे, मतलब कि काफी सारे वर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ काम किया था, है ना। यहां पे मैंने आपको बताया था एक उससे पिछली वीडियो में कि अंग्रेजों का जो यहां पे शासन था, पूरा एम्पायर था, उसको मेंटेन करने में तीन चीजों का मुख्य यहां पे काम था। वो थी आपकी पुलिस, जो तीन पिलर थे, है ना, पुलिस, आपकी सिविल सर्विसेज और आपकी आर्मी। तो यहां पे जो आर्मी थी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें भारी विद्रोह हो चुका था। तो अब यहां पे अंग्रेजों को अपना शासन बचाने के लिए कुछ भारी बदलाव लाने की जरूरत थी। तो उसी का यहां पे हमने नाम रखा है 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश द्वारा किए गए भारी परिवर्तन। ठीक है ना। तो आज हम ये चैप्टर यहां पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो देखिए, द स्टोरी ऑफ ब्रिटिश रिवर्सिंग देयर पॉलिसीज एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू चेंजेस इन इंडिया। देखिए हुआ क्या था, यहां पे जो ब्रिटिश एम्पायर एक बना था, अंग्रेजों का जो शासन आया था, वो कौन लेके आया था? इंडिया को कॉन्कर किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ओके, लेकिन 90 साल बाद करीब करीब, या 100 साल बाद करीब करीब, यहां पे जो शासन आने वाला था वो था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। हुआ क्या था, मैंने बता दिया, कॉन्कर किया यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। धीरे धीरे करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि इंडिया से काफी सारा मुनाफा यहां पे कमाया जा रहा है, तो सिर्फ मर्चेंट्स के हाथों में, इस कंपनी के हाथों में इतना सारा मुनाफा नहीं दिया जा सकता, कहीं ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही ओवर पावर ना कर ले, कहीं इसके पास इतने पैसे ना आ जाए। तो ये तो आप जानते हैं, धीरे धीरे करके कुछ एक्ट्स आने लगे थे, जैसे 1813 का, 1833 का, 1853 के चार्टर एक्ट इंडिया में आने लगे थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जो पावर थी, उसको धीरे धीरे करके ब्रिटिश पार्लियामेंट कम करते गया, है ना। लेकिन जो 1857 की क्रांति थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका था कि वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से यहां पे हटा दे। बहाना क्या था कि यहां पे कंपनी के राज में इतना बड़ा विद्रोह हो चुका था। ओके, तो देखिए, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि नया स्ट्रक्चर क्या हुआ सरकार का, कैसे यहाँ पे अंग्रेजों ने पूरे प्रक्रिया को बदल दिया, वो समझिए। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि हमारे एम्स और एरियाज क्या है, इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या लर्न करना है, वो जरूरी है। सबसे पहले है चेंजेस इन ब्रिटिश रूलिंग स्टाइल एंड न्यू स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। कैसे यहाँ पे अंग्रेजों का जो शासन करने का तरीका था वो बदल गया, और कौन सी नई सरकार की प्रणाली वो यहाँ पे लेके आए थे। चेंजेस इन दी आर्मी बाय ब्रिटिश, यहां पे मतलब कि जो आर्मी थी उसमें क्या बदलाव लाए, क्योंकि 1857 की क्रांति में विद्रोह किसने किया था? आर्मी ने ही किया था। आर्मी में जो सिपाही थे उन्होंने किया था। उसके बाद है सिविल सर्विसेज एंड देयर सिलेक्शंस अदर पब्लिक सर्विसेज। जो सिविल सर्विसेज थी उसमें क्या बदलाव करे गए, बाकी की जो सर्विसेज थी उसमें क्या बदलाव किए गए। फिर है न्यू ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट। आप जानते हैं पहले क्या था, प्रिंसली स्टेट जो थे, जितने भी प्रिंसली स्टेट क्या होता है, जितने भी भारत के बेसिकली रजवाड़े थे, है ना, छोटे छोटे, उनके लिए जो अंग्रेज थे वो एकदम क्रूर थे, है ना, उनके ऊपर अपना कब्जा करना चाह रहे थे। कि आपको पता है, कहीं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए जैसे झांसी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, ठीक है, कहीं अवध के ऊपर कब्जा कर लिया, कभी सिख एम्पायर के ऊपर कब्जा कर लिया। तो यहां पे अंग्रेज पूरी तरीके से अपना डायरेक्ट रूल स्थापित करना चाह रहे थे इंडिया में। लेकिन अब वो पॉलिसी कैसे चेंज होने वाली थी 1858 में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, ठीक है। इसके बाद है चेंजेस इन द हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो देखिए, 1857 की क्रांति में आप जानते हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा कि जो हिंदू और मुस्लिम्स के रिलेशन थे वो एकदम बेहतर थे। यहां पे हिंदू मुस्लिम्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये दो मुख्य वर्ग रहे भारत के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पे उनके रिलेशंस एकदम बढ़िया थे, लेकिन अब उनमें डिवाइड एंड रूल कैसे आने वाला है, मतलब अंग्रेज उनमें क्या करेंगे कि फूट डालेंगे और फिर राज करेंगे, ठीक है ना। होता क्या है, जैसे आपको पता भी है कि दो बंदर की लड़ाई में एक जो बिल्ली होती है वो पूरा फायदा उठा जाती है, वही वाला काम यहाँ पे हो रहा था। इसके बाद है रेशियल एंटागोनिज्म बाय ब्रिटिश। एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है कि यहां पे विरोध करना, मतलब कि या फिर किसी का प्रतिरोध करना, किसी को नीचा देखना। तो यहां पे जो अंग्रेज थे वो किसको नीचा देख रहे थे, अब यहां पे इंडियंस को नीचा देख रहे थे, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। फिर है न्यू ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेटेड इंडियंस एंड एजुकेशन इन इंडिया। मतलब कि इससे पहले क्या हो रहा था कि अंग्रेज जो थे वो दबाव में ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत, ना के बराबर सा कुछ काम कर रहे थे इंडिया में एजुकेशन के लिए। लेकिन अब उस काम को ये रोकने वाले हैं या आगे करने वाले हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। फिर है ब्रिटिश सपोर्ट टू जमींदार्स, मतलब कि जो जमींदार थे उनसे भी, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, पुराने जमींदारों से एकदम विरोध में थे,
उनको बिल्कुल रूइन कर दिया था, बर्बाद करके रख दिया था पुराने जमींदारों को। तो अब उनके सपोर्ट में ये कैसे आ गए वो मैं आपको बताने वाला हूं। फिर है ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। आपको पता है इससे पहले 1857 की क्रांति से पहले जो अंग्रेज थे वो यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स लेके आए थे। जैसे यहाँ पे सती जो थी, सती प्रथा, उसको बैन कर दिया गया है ना। जो विडोज थी उनकी शादी दोबारा से कराई जाए, ऐसे यहाँ पे प्रावधान लाए गए। गर्ल्स एजुकेशन के लिए प्रावधान लाए गए। लेकिन ये जो यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स थे, अब नया एटीट्यूड इनको लेके अंग्रेजों का क्या था वो आप यहाँ पे देखेंगे। फिर है बेड कंडीशन ऑफ लेबर्स एंड एक्ट फॉर देम। यहाँ पे जो लेबर्स थे, मतलब इंडिया के जो हमारे यहाँ के जो मजदूर थे, जो काम करने वाला जो वर्ग था, कहां से आया था वो वर्ग? देखिए, दो मुख्य वर्ग जो थे हमारे भारत के पुराने समय में, वो थे आर्टिशंस, मतलब कि कलाकार जो कलाकारी से अपना पैसा कमाते थे, और एक थे किसान जो खेती करके पैसा कमाते थे। और उन दोनों को ही यहाँ पे अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था। उनको फिर किस में शिफ्ट कर दिया? पहले यहाँ पे इतनी लेबर नहीं हुआ करती थी, पहले होते थे कलाकार या फिर किसान। लेकिन जब उनकी बर्बादी हुई तो वो बन गए सारे लेबर। तो उन लेबरों के लिए फिर क्या रिफॉर्म वगैरह है, क्या कुछ हुआ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद है जर्नी ऑफ प्रेस इन इंडिया, मतलब कि जो प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है ना, जो आपके पैम्पलेट्स वगैरह छपते थे, मैगजीन्स वगैरह छपती थी, उसको लेके यहाँ पे क्या जर्नी रही इंडिया में प्रेस की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं। टिल 1857 आप पढ़ चुके हैं। 1857 तक क्या था यहाँ पे इंडिया में सिस्टम, कि इंडिया वाज रूल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। यहाँ पे जो हमारे देश में ब्रिटिश एम्पायर था उसको रूल कौन कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ठीक है। उसमें कौन, किसके द्वारा? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, आपको पता है, जो इंग्लैंड में होता था। इंडिया में कौन होता था? एक गवर्नर जनरल। फिर आपको पता है कि जो रियल पावर थी वो 1800, आपको लिख के बताना कमेंट में कौन से चार्टर एक्ट के जरिए यहाँ पे जो डायरेक्टर्स की थे कंपनी के, उनके ऊपर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया था। तो वो कौन से चार्टर एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे बनाया गया था? मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन लंदन, बट ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन इट्स डिसीजंस वर पोस्ट फैक्टो। देखिए, होता क्या था कि कोई भी समाचार को इंडिया से इंग्लैंड में जाने में, ब्रिटेन में जाने में, और ब्रिटेन से इंडिया में आने में कई सारे हफ्ते लग जाते थे, ठीक है ना। एक महीने भर का समय लग जाता था एक सिर्फ समाचार को वहां पे पहुंचाने में, ठीक है। तो उससे होता क्या था कि जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, इसके जो डिसीजंस होते थे ना, जो ये इंग्लैंड में बैठ के लेते थे, या बोर्ड, ये डायरेक्टर जो डिसीजन लेते थे, वो होता था पोस्ट फैक्टो। मतलब कि क्या हुआ, जैसे कि अभी हमारे देश में जो सबसे टॉप इंग्लिश ऑफिसर थे वो कौन थे? गवर्नर जनरल, ठीक है ना। इनके हाथ में सारी पावर होती थी, इन्हीं को तुरंत एक्शन लेने होते थे कि कहां पे क्या करना है, त्वरित एक्शन लेने होते। एक महीने तो यहाँ पे बैठ के वेट नहीं करेंगे ना। मान लीजिए कहीं पे कोई विद्रोह हो गया, कहीं पे कोई लड़ाई हो गई, कोई तुरंत फैसला लेना है, तो वो यहाँ पे गवर्नर जनरल के ही हाथ में होता था, क्योंकि समाचारों को पहुंचने में टाइम लगता था, कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे हो रहा था। तो ये जो यहाँ पे आपके डायरेक्टर्स और जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इनका जो डिसीजन इनके होते थे वो होते थे पोस्ट फैक्टो। पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि सब कुछ हो जाने के बाद में इनके यहाँ पे डिसीजंस आते थे। तो ये मोटी मोटी जो पॉलिसीज थी ना, कि आगे क्या करना है, इतनी सालों में क्या करना है, बस वो वाली पॉलिसीज यहाँ पे ये लिया करते थे, बाकी का काम गवर्नर जनरल करते थे। बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन ट्रांसफर्ड ऑल द पावर फ्रॉम कंपनी टू द क्राउन, मीन्स टू द पार्लियामेंट इटसेल्फ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हुआ क्या? 1857 की क्रांति के बाद जो यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट था इंग्लैंड में, उसने क्या किया, सारी जो पावर थी उसको कंपनी से ट्रांसफर करके और अपने हाथों में ले लिया, क्राउन के हाथों में ले लिया, ठीक है ना। उससे क्या हुआ? 1858 से ब्रिटिश पार्लियामेंट अब यहाँ पे इंडिया के ऊपर राज करने लगा। कैसे करने लगा वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले है, देखिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। यहाँ पे 4 लेवल है सरकार को चलाने के। वो क्या है समझिए। रियल पावर जो थी बाय 1858 सबसे बड़ी, वो किसके हाथ में थी? लंदन। डायरेक्ट एंड इमीडिएट कंट्रोल स्टार्टेड, ठीक है ना। वो कैसे? इंग्लिश लेड डाउन एंड सबमरीन केबल फ्रॉम लंदन टू इंडिया थ्रू रेड सी फॉर डायरेक्ट एंड स्पीडी कम्युनिकेशन। बाय दिस दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग माइन्यूट डिटेल्स, हेंस द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल बिकेम वीक। देखिए यहां पे ये आपके सामने है। हुआ क्या था कि पहले जो समाचार थे मैंने वो बताया आपको, देर से जाते थे, देर से आते थे। अब यहाँ पे इस चीज को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, ये सबमरीन केबल्स है, ये तार है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये मोटा तार, ये पतला, ये पतला, ये मोटा, इस तरीके से तार है। ये देखिए अंदर का इनका स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, समुद्र में, पूरे समुद्र में आपका यहाँ पे ये यूनाइटेड किंगडम है, यहां से होते हुए इतने बड़े एरिया में से और फिर रेड सी से होते हुए इन्होंने पूरे एरिया में क्या बिछा दी, एक सबमरीन केबल बिछा दी, ठीक है। उससे क्या होता था,
जो आपके समाचार थे वो कुछ ही देर में यहां से इंग्लैंड चले जाते और इंग्लैंड से यहां चले जाते। ये काफी बड़ा यहाँ पे इनके लिए एक फायदेमंद इन्वेस्टमेंट साबित हुई। अब इनको वो देरी नहीं लगने वाली थी, अब ये डायरेक्ट इंडिया को रूल कर सकते थे यहां से बैठ के। फिर क्या है, इंडिया। इन इंडिया गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू अ हायरार्की ऑफ 3 लेवल्स। अच्छा, इस बात को भी समझिए। अब ये क्योंकि माइन्यूट डिटेल्स को कि इंडिया में क्या हो रहा है कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में अगर ये पता कर सकते थे, तो जो गवर्नर जनरल की पावर थी वो भी अपने आप ही वीक हो गई। पहले गवर्नर जनरल को डिसीजन लेने होते थे, अब यहां पे डिसीजन डायरेक्ट इंग्लैंड से आते थे, लंदन से आते थे, ठीक है ना। फिर है इंडिया में, ये तो हो गया लंदन में, लंदन में आपकी एक सुप्रीम पावर बैठी हुई थी। लेकिन इंडिया में क्या स्ट्रक्चर था वो देखिए, लेवल 2। यहां पे थी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन चलाते थे, ऑल इंडिया लेवल की होती थी, पूरे इंडिया में जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके ऊपर ये राज करते थे। क्या था, हेडेड बाय गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। इसके हेड कौन थे, गवर्नर जनरल या फिर उसको वाइसरॉय भी बोला जाता था। तीसरा जो लेवल था सरकार को चलाने का वो था प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से, जैसे अभी हमारे देश में काफी सारे स्टेट है ना। तो स्टेट लेवल, एक सेकंड, स्टेट लेवल हेडेड बाय गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये यहाँ पे आपके गवर्नर होते थे इनमें भी, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, वो डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। चौथे नंबर की जो सरकार थी, चौथे टाइप की, वो थी लोकल सरकार, है ना। जैसे आपके आज के टाइम पे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह होती है, तो म्यूनिसिपैलिटी हेडेड बाय चेयरमैन। तो यहां पे 4 लेवल सरकार के हो गए थे। एक होता था इंग्लैंड में जो सारे डिसीजंस लेते थे, फिर उसको संभालने के लिए पूरे इंडिया के लेवल पे यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी जिसके हेड होते थे गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय। उसके नीचे होते थे फिर काफी सारे प्रोविंसेस, स्टेट्स की तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहां पे होती थी। और उनको कौन हेड करते थे, आपके बड़े जो प्रोविंसेस थे जिनको प्रेसिडेंसी बोलते हैं, वहां पे होता था एक गवर्नर जनरल, और जो छोटी छोटी प्रोविंसेस थी ना वहां पे होता था एक लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे आज भी अगर आप देखोगे कि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है, या पौंडीचेरी जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है, तो वहां पे क्या है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। लेकिन बाकी के जितने भी जो स्टेट्स हैं, हरियाणा ले लो, मध्य प्रदेश, वहां पे क्या है, गवर्नर की पोस्ट है। लेकिन यहां पे क्या है, दिल्ली वगैरह में लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो सिमिलरली यहां पे भी है। और फिर लोकल लेवल मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं ये जो लेवल 1 है इसको अच्छे से समझते हैं। लेवल 1 था क्या, टॉप लेवल टू गवर्न इंडिया फ्रॉम 1858 बाय द पावर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना। ये टॉप लेवल था, 1858 से शुरू हो गया था। इस नई पोस्ट का नाम क्या था, पहले आपने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने यहाँ पे कॉन्कर किया इंडिया को। यहाँ पे उनका एक गवर्नर होता था, इंग्लैंड में उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बैठ के काम करता था। अब यहां पे नया क्या बना दिया, एक नई पोस्ट बना दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब कि एक सेक्रेटेरिएट बना दिया गया, एक सचिवालय बना दिया गया। और एक सचिव होता था जो क्या था, सचिव था इंडिया के लिए, ठीक है ना। और उसकी एक काउंसिल भी होती थी, वो मैं आपको यहां पे समझाता हूं, समझिए इस बात को। सेक्रेटरी जो था वो क्या था, दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था ना, ये क्या होता था, एक एमपी होता था, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ठीक है ना। और ये कैबिनेट मिनिस्टर भी होता था वहां पे, ठीक है। और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था पार्लियामेंट के। अब क्योंकि ये पार्लियामेंट का मेंबर था तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल भी होगा, सीधी सी बात है। होता क्या था, क्योंकि सारा का सारा शासन पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया था, तो इस सचिव से, इस सेक्रेटरी से यहां पे पूछा जाता था कि सारी पावर तुम्हारे हाथ में दी हुई है इंडिया को चलाने के लिए, तो तुम क्या कर रहे हो, क्या पोजीशन है, क्या चल रहा है, आगे तुम्हारा क्या विचार है, वो सारी चीजें यहां पे होती थी। फिर उसकी एक काउंसिल होती थी, वो समझिए, मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल वर रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया, दिस काउंसिल वाज जस्ट टू गिव एडवाइस, सेक्रेटरी वाज नॉट बाउंड टू इट, ठीक है ना। अब यहां पे क्या था कि इस काउंसिल के जो मेंबर थे वो कौन थे, जो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो पहले यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे ऑफिसर्स रह के गए थे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे रिटायर हो चुके थे, उन्हीं को यहाँ पे इस काउंसिल का मेंबर बनाया गया ताकि उनसे ज्यादा जानकारी ली जा सके, है ना। वो ज्यादा एक्सपीरियंस थे इंडिया को लेके। लेकिन उनका जो डिसीजन होता था ना काउंसिल का, ऐसा नहीं है कि काउंसिल है उन्होंने कोई मेजोरिटी वोट से एक डिसीजन ले लिया और फिर वो उससे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो बाउंड है, मानना ही पड़ेगा, नहीं। आखिरी डिसीजन कौन लेते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्यों, क्योंकि वो पार्लियामेंट के यहाँ पे मेंबर थे और कैबिनेट के भी मेंबर हुआ करते थे। तो ये लेवल 1 आप अच्छे से समझ गए होंगे आई थिंक, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक नई पोस्ट बना दी गई और उनकी काउंसिल होती थी, ठीक है ना। फिर है यहाँ पे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर क्या हो रहा था। यहाँ पे लेवल 2 देखते हैं हम, वो क्या था, आपकी गवर्नमेंट इन इंडिया, जैसे कि आज हमारी केंद्र सरकार है वैसे।
इसको समझिए, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया फ्रॉम 1857। क्या था ये न्यू स्ट्रक्चर, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1858 में क्या हुआ। इंडिया वॉज टू बी रूल्ड बाय गवर्नर जनरल, वाइसरॉय एंड हिज काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पे अब क्या कर दिया गया था प्रावधान कि इंडिया में डायरेक्ट शासन करेंगे गवर्नर जनरल और उनकी होगी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी। अब ये जो काउंसिल होगी वो क्या होगी वो समझिए, काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल, इट्स मेंबर्स वर द हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। इसके जो मेंबर होंगे ना इस काउंसिल के, इस काउंसिल में होने थे टोटल 5 मेंबर ओरिजिनली, इस बात को याद रखना 5 मेंबर। ये जो 5 मेंबर होंगे ना ये क्या होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे। सिमिलरली जैसे कि देश में आज प्रधानमंत्री है, उनकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और वो जो मिनिस्टर्स है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हैं। जैसे गृह मंत्रालय पे अभी अमित शाह है, इस तरीके से है ना। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के ये हेड होते थे। ये क्लियर है आपको? तो आप देख रहे हैं एक पार्लियामेंट टाइप का सिस्टम यहाँ पे बनाने का की कोशिश की जा रही थी, या सिर्फ दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि अब इंडिया में एक वाइसरॉय है, गवर्नर जनरल है, उनकी एक प्रॉपर काउंसिल है, डिसीजन लेने के लिए सब कुछ तरीके से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। ये दिखाने की कोशिश हो रही थी। फिर है देयर पोजीशंस वर लाइक कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड देयर डिसीजंस कुड बी ओवररूल्ड बाय गवर्नर जनरल। यूं तो जो यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते थे वो मेजोरिटी वोट से ही लिए जाते थे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी कि जो डिसीजन अगर लिए जाते थे तो उस पर भी फिर भी गवर्नर की मर्जी होती थी, वाइसरॉय की, कि वो उसको माने या ना माने, ओवररूल कर सकता था, ठीक है। अब देखिए 1861 में क्या हुआ, 3 साल बाद ही पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन पास्ड अ न्यू इंडियन काउंसिल एक्ट इन 1861। एक नया एक्ट आया, किसको लेके, काउंसिल को लेके, परिषद को लेके, यही वाली है ना। तो इसमें क्या बदलाव लाए गए वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे प्रोविजंस एंड ट्रूथ ऑफ न्यू एक्ट, क्या प्रावधान थे और क्या सच्चाई थी इसकी वो समझिए। इट एक्सपेंडेड द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल एंड ही वाज ऑथराइज्ड टू ऐड 6 to 12 मेंबर्स इन हिज काउंसिल, half of which had to be non officials and could be इंडियन और नॉन इंडियंस, ठीक है ना। मतलब कि जो काउंसिल का साइज था वो बढ़ा दिया गया, पहले 5 था अब उसको बढ़ा दिया गया, किसकी, गवर्नर जनरल की काउंसिल। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया, ऑथराइज किया गया कि वो 6 से 12 मेंबर्स को यहाँ पे अपनी अथॉरिटी दे सकते हैं, मतलब उनको अपने यहाँ पे जगह दे सकते हैं अपनी काउंसिल में। लेकिन ये जो 6 से 12 मेंबर होंगे ना, ये होंगे इनमें से आधे कैसे होंगे, नॉन ऑफिशियल्स, मतलब कि नॉर्मल पब्लिक में से किसी को लाया जाए जो ऑफिसर ना हो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का, ठीक है ना। और वो इंडियन भी हो सकते हैं और नॉन इंडियंस भी हो सकते हैं। तो पहली बार यहाँ पे बात हुई थी कि इंडियंस भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। बट इट वॉज मियरली एन एडवाइजरी बॉडी बट स्ट्रक्चर्ड एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए ये थी क्या, ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी ये काउंसिल, ये सिर्फ एडवाइस देती थी गवर्नर जनरल को। और एडवाइस भी क्या देती थी, नामचारे की थी, कोई एडवाइस वगैरह ऐसा होती नहीं थी, सिर्फ दिखाने के लिए था कि एक यहाँ पे बॉडी बना दी गई है और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरीके से काम करती है। मतलब कि जैसे विधान परिषद होती है, रूल बनाने वाली, सब बैठ के मिलके काम कर रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही थी फिर से। इंडियंस वर फ्यू इन नंबर, जो इंडियन थे इसमें वो बिल्कुल कम मात्रा में थे। मोर ओवर यूजुअली वाइसरॉय सेलेक्टेड ओनली सपोर्टिंग जमींदार्स, उसमें भी फिर क्योंकि अब यहाँ पे जो वाइसरॉय थे उन्हीं के पास ये अथॉरिटी थी कि वो इन मेंबर्स को चुन सकते हैं, तो वो किन को चुनते थे, जो उनके सपोर्ट में होते थे। जैसे कि कोई बड़ा जमींदार हो गया, कोई चीफ हो गया, कोई मतलब मुखिया हो गया किसी राज्य का, किसी प्रिंसली स्टेट का, या उनके बड़े ऑफिसर हो गए, मंत्री हो गए, उन सबको यहाँ पे चुना जाता था, दोस्तों को ही, जो इनके फेवर में होते थे, ठीक है ना। सो पीपल्स ओपिनियंस वर 0, तो जो लोगों की ओपिनियन थी ना आम पब्लिक की, वो यहाँ पे भी 0 ही थी। इसमें कुछ ऐसा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था भारत के लोगों का। सो व्हाई दिस एक्ट, तो ये एक्ट लाया क्यों गया, देखिए दिस एक्ट वाज जस्ट अ शो ऑफ दैट रूल्स एंड पॉलिसीज इन इंडिया हैविंग बीन पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हिच इंक्लूड इंडियन। तो बस ये दिखाया जा रहा था यहाँ पे कि जो रूल्स है अब इंडिया में जो पास हो रहे हैं, नए नियम बन रहे हैं, वो एक यहाँ पे काउंसिल के द्वारा बनाए जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है ना, और जिसमें कि इंडियंस भी शामिल है। ये क्यों किया जा रहा था, 1857 की क्रांति में एक बड़ा यहाँ पे जो पॉइंट था वो ये भी तो था सभी के दिमाग में कि हम पे अंग्रेज राज कर रहे हैं, इनके प्रशासन में, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इंडियन नहीं है, सिविल सर्विसेज में कोई इंडियन नहीं है, टोटली प्योरली अंग्रेज ही राज कर रहे हैं, ठीक है ना। उस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे हमारे इंडियंस को, बेसिकली हम लोगों को पागल बनाने के लिए अंग्रेजों ने ये काउंसिल एक्ट यहाँ पे लेके आए थे। फिर देखिए गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, है ना, मतलब कि मैंने आपको बताया फिर अलग लेवल की, जैसे कि स्टेट होते हैं, आज के टाइम पे हमारी राज्यों की सरकारें होती हैं वैसे।
तो ब्रिटिश डिवाइडेड इंडिया पॉलिटिकली इनटू प्रोविंसेस और स्टेट्स फॉर ईज इन गवर्नमेंट। देखिए इतने बड़े एम्पायर को सीधी सी बात है एक सरकार से शासित करना पॉसिबल नहीं है। आज भी अगर हमारे सारे स्टेट्स को एक सेकंड के लिए हटा दिया जाए मान लीजिए, तो क्या केंद्र सरकार पूरे के पूरे देश पे दिल्ली से बैठ के राज कर सकती है? नॉट पॉसिबल। मुगल साम्राज्य जो था क्या वो पूरा बैठ के एक साथ में राज कर सकता था? नहीं। इसलिए वो क्या लगाते थे, हर अलग अलग एरियाज में अपने गवर्नर लगाते थे ताकि लोकल एरिया को वहां पे वो संभाल सके, है ना। अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाता था। वही ब्रिटिशर्स ने किया अब यहाँ पे। तो उसमें समझते हैं, देखिए दो टाइप की प्रोविंसेस होती थी। प्रोविंसेस का मतलब स्टेट्स ही समझ लीजिए, ठीक है ना। दो टाइप के यहाँ पे प्रोविंसेस होते थे। एक होती थी बड़ी प्रोविंसेस, बड़े एरिया काफी लार्ज। एक होती थी छोटी छोटी प्रोविंसेस। तो ये जो बड़ी प्रोविंसेस होती थी इनको प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि एक साइज में काफी बड़ी थी तो इनको बोला जाता था प्रेसिडेंसीज, ठीक है ना। और ये कौन सी थी? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ये तीनों वही जगह है जहां से अंग्रेजों का उत्थान हुआ, जहां से अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, है ना। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जो इनकी सबसे प्राइम तीन जगह इंडिया में रही हमेशा से। इसके ऊपर शासन कौन करता था इन प्रोविंसेस के ऊपर, वो भी समझिए। गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी, ये एक अलग से गवर्नर जनरल होता था अलग अलग इन तीनों प्रेसिडेंसीज के ऊपर, एक बॉम्बे का, एक कलकत्ता का, एक मद्रास का, ठीक है ना। Who was appointed by the crown aided with a council of 3 members? किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था? ध्यान दीजिए, क्राउन के द्वारा, मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बेसिकली इनको अपॉइंट किया जाता था। ओके। और इसके मेंबर होते थे 3, इनकी काउंसिल के 3 मेंबर होते थे। फिर यहाँ पे आपकी छोटी जो प्रोविंसेस होती थी इन 3 बड़ी के अलावा, उनको कौन शासित करता था? रूल्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है ये वाले, इनको अपॉइंट कर रहा है डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन यहाँ पे जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है शासन करने वाले छोटी आपकी इनमें प्रोविंसेस में, उनको कौन अपॉइंट कर रहा है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। रीजन क्या है? क्योंकि ये छोटी है, ठीक है ना, इसलिए वाइसरॉय को के हाथ में ये पावर दी गई थी। लेकिन ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ये बहुत ज्यादा बड़ी थी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल का बंदा ना बिठा के डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था वो अपने बंदे को यहाँ पे रखते थे। इसके बाद है गवर्नमेंट एट लोकल लेवल्स। लेवल नंबर 4 को हम समझते हैं। अब ये उस टाइम पे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह कहां से आई, कैसे आई, वो मैं आपको बता देता हूं। ब्रिटिश फर्दर डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेशन इन म्यूनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, बट व्हाई? इन्होंने और भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज यहाँ पे एक तरीके से किया अपने शासन को। कैसे? लोकल एरिया सरकार बना के। वो क्या थी देखिए, विद द ग्रोइंग कॉन्टैक्ट्स विद यूरोप। अब क्योंकि यहाँ पे यूरोप के साथ जो कॉन्टैक्ट थे वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे, बहुत सारे अंग्रेज स्पेशली इंडिया में आके परमानेंटली रहने लगे थे, है ना। उनके लिए इंडिया एक कॉलोनी तो था ही, तो एक ऐसा बन गया था कि वैकेशन की तरीके से या फिर टेम्परेरीली यहाँ पे आके रहने लगे, इस तरीके से, है ना। एंड फोर्स्ड बाय एजुकेटेड इंडियंस, और जो पढ़े लिखे भारतीय थे वो भी काफी ज्यादा फोर्स कर रहे थे। किस चीज के लिए? It became a necessity for British to improve India in basic things like health, roads and sanitation। मतलब कि एक तो अंग्रेज खुद यहाँ पे आ रहे थे, तो उनको अपने लिए फैसिलिटीज तो बढ़ानी ही थी, है ना। रोड्स भी बनाने थे, साफ सफाई का भी और हेल्थ का, इन चीजों का ध्यान रखना था, क्योंकि अब यहाँ पे अंग्रेजों की मात्रा बढ़ रही थी। और दूसरी बात, भारत के जो एजुकेटेड वर्ग था वो फोर्स कर रहा था इन अंग्रेजों को, यहाँ पे इनकी सरकार को, कि यहाँ पे कुछ ऐसा कीजिए, हमारे देश की तरक्की के लिए काम कीजिए। तो उन्होंने क्या किया? बट द प्रॉब्लम वॉज टू अरेंज द फाइनेंसेस फॉर दीज न्यू फैसिलिटीज। लेकिन इन न्यू फैसिलिटीज के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि पैसे को कैसे अरेंज किया जाए, ये जो लोकल बॉडीज हैं ये चलेंगी कैसे, इनमें रेवेन्यू कहाँ से आएगा, ये सब यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने एक प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने क्या इसका यहाँ पे हल निकाला? ब्रिटिश फाउंड द सॉल्यूशन बाय मेकिंग द न्यू लोकल बॉडीज। उन्होंने क्या किया? पहले एक नई छोटे छोटे लेवल की सरकारें बनाई। दे बिलीव दैट पीपल वुड पे न्यू टैक्स टू दीज न्यू बॉडीज। उनका मानना था कि जो लोग हैं वो इन न्यू लोकल बॉडीज को अलग से टैक्स पे कर देंगे इजीली। अब सोचिए, प्रोविंसेस हैं मान लीजिए या प्रेसिडेंसी है, वहां पे आप सीधा जाके पब्लिक को बोलोगे कि अब एक डंडा और मारोगे आप उनको और बोलोगे और टैक्स दो हमें। किस बात का टैक्स दो? तो यहाँ पे एक अलग से बॉडीज बना दी गई, उनके नाम पे टैक्स मांगने की कोशिश की गई। होप ऑफ देयर बेटरमेंट एंड इंडियन टुक एक्टिव पार्ट। क्यों? क्योंकि लोगों को बताया गया म्यूनिसिपैलिटी आपके लिए आ रही है, लोगों को लगा कि हाँ तुम्हारी ही भलाई है और इसमें इंडियन का भी जो है पार्ट रहेगा, इंडियन लोग जो हैं वो यहाँ पे शासन करेंगे थोड़ा बहुत इसमें। तो वो यहाँ पे
अंग्रेजों को उम्मीद थी कि ये यहाँ पे अपना योगदान देंगे और टैक्स भी देंगे। तो क्या नारा दिया इन्होंने यहाँ पे, एक लोकल सर्विसेज होंगी, लोकल एरिया की लोकल बॉडीज बनाई जाएंगी इनके ऊपर, सरकारें छोटी छोटी, और लोकल ही टैक्स होगा। तो मतलब कि नया टैक्स निकालने का एक तरीका इन्होंने यहाँ पे ये लगाया। फिर है अनदर आइडिया बिहाइंड दीज लोकल बॉडीज वाज टू सेटिस्फाई द इंडियंस बाय गिविंग देम सम शेयर इन दीज लोकल बॉडीज, है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल शेयर देने वाले थे इंडियंस को, है ना, कुछ पोस्ट देने वाले थे। ओके। फिर है In 1882, Lord Ripon passed a policy and announced that members and chairmen of these bodies would be elected and not officials। तो 1882 में जो लॉर्ड रिपो थे, उस समय के यहाँ पे वाइसरॉय थे, उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी पास की। उस पॉलिसी में क्या था कि जो मेंबर होंगे इन लोकल बॉडीज के और जो चेयरमैन होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड होंगे, ना कि कोई ऑफिसर्स होंगे। तो इंडियंस को ये दिखाया जा रहा था कि अच्छा यहाँ पे अब हम खुद पे राज करेंगे, हमें मौका मिलेगा राज करने का, इलेक्शन होगा, ठीक है। Elections were held only where they were possible according to British officials। अब ये जो इसमें प्रावधान ये भी था, देखिए पागल बनाने का एक अलग तरीका, कि इलेक्शन लेकिन वहीं होंगे जहां पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगेगा कि हाँ यहाँ पे किए जा सकते हैं, जहां पे करना सही है। एंड एज वोटिंग राइट्स वर रेस्ट्रिक्टेड, वेरी फ्यू इंडियंस टुक पार्ट। और क्योंकि यहाँ पे जैसे आज आपको वोट डालने का अधिकार है, यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, वो उस समय पे ऐसी कुछ नहीं हुआ करती थी। कुछ नाम मात्र के चुनिंदा लोगों को उनकी एजुकेशन के आधार पे या उनके ओहदे के आधार पे वोट डालने का अधिकार था, ना कि कॉमन पब्लिक को या वुमेन्स को या ऐसे किसी को, किसी के एज के आधार पे ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे कैसी ही रिप्रेजेंटेशन होने वाली थी हमारे देश के लोगों की, वो भी आप समझ सकते हो। फिर है बट एज गवर्नमेंट रिटेन्ड द राइट टू सुपरसीड दीज बॉडीज। लेकिन जो सरकार थी, इस पॉलिसी में यह भी प्रावधान था कि जो यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या पूरे जो अंग्रेजी हुकूमत है, वो इन लोकल बॉडीज के जो डिसीजंस है और जो अधिकार है उनको सुपरसीड कर सकती है ना। तो उसमें क्या होगा, दीज बॉडीज प्रेजेंटेड नो गुड इंप्रूवमेंट्स एक्सेप्ट इन 3 प्रेसिडेंसीज एंड एरियाज इनहेबिटेड बाय यूरोपियंस। तो ये जो यहाँ पे न्यू लोकल बॉडीज बनी थी ना, इनका कोई ज्यादा फायदा यहाँ पे इंडियन लोगों को नहीं मिला। सिर्फ 3 प्रेसिडेंसी जो थी बड़ी बड़ी, जहाँ पे अंग्रेज ज्यादा भारी मात्रा में रहते थे, वहीं पे सारे काम कराए गए, और बाकी के एरिया पे कोई काम, कोई तरक्की, कोई हेल्थ के लिए, रोड्स के लिए, सैनिटेशन के लिए कुछ भी नहीं कराया गया। अब इसके बाद है चेंजेस इन ब्रिटिश एटीट्यूड। यहाँ पे ये समझना है हमें कि जो ब्रिटिशर्स का जो एटीट्यूड था वो कैसे चेंज हुआ। ध्यान दीजिए, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश मिनिमाइज द कैपेसिटी ऑफ इंडियन सिपाहीज। 1857 की क्रांति में विद्रोह किसने किया था, सिपाहियों ने, ठीक है ना। तो अब सिपाहियों में बदलाव लाने की जरूरत थी, आर्मी में बदलाव लाने की जरूरत थी। सो हुआ क्या, मोर यूरोपियन डोमिनेशन, है ना। यूरोपियंस की जो मात्रा थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में वो बढ़ा दी गई, और मतलब कि जो रेशो था, मान लीजिए पहले कुछ ऐसा था कि 10% यूरोपियन सोल्जर्स होते थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में और 90% इंडियंस होते थे। तो उस रेशो को कम थोड़ा चेंज कर दिया गया, उसमें कर दिया गया 60-70% आपके इंडियन होंगे और 30-40% के आसपास आपके यूरोपियन होंगे, इंग्लिश होंगे, ठीक है, ताकि कंट्रोल किया जा सके। फिर है यूरोपियन ट्रूप्स केप्ट इन की जियोग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशंस। जितनी भी जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती थी, जो थोड़ी सेंसिटिव होती थी, है ना, जहाँ पे कुछ होने के आसार होते थे कि यहाँ से अंग्रेजों को खतरा है, वहाँ पे वो कभी भी फिर इंडियन सोल्जर्स को और उनकी कंपनीज को नहीं रखते थे। वहाँ पे सिर्फ अंग्रेजों को ही रखा जाता था, क्योंकि वो अब यहाँ पे इंडियंस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। फिर है क्रूशियल ब्रांचेस लाइक आर्टिलरी। अब जो यहाँ पे जो क्रूशियल कुछ ब्रांचेस होती थी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे सबसे ज्यादा हथियार वगैरह होते थे, जैसे कि लेटर बाद में आ गए, नए टाइम में आके टैंक वगैरह भी आ गए, आर्मर्ड कोप्स भी आ गए, है ना, अलग अलग टाइप के हथियार आ गए काफी सारे। तो वो सारी जो चीजें थी, वो जो सारे हथियार थे, वो भी अंग्रेजों के ही हाथ में रखे गए, उनको भी यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को संभालने के लिए नहीं दिया जाता था, ठीक है। फिर है एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम ऑफिसर ग्रेड वाज मेंटेन्ड। आप जानते हैं पहले भी जो इंडियन थे उनको एक सूबेदार की रैंक से ऊपर जाने का कोई प्रावधान नहीं था, और वो अभी भी नहीं था, सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकते थे चाहे कितना भी काम कर लो, ठीक है। फिर है ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज्ड द आर्मी ऑन कास्ट एंड कम्युनिटी बेसिस। ये सबसे बड़ी बात थी। आज आप देखते हैं अलग अलग यहाँ पे आपकी कंपनीज बनी हुई है, हमारी आर्मी में, इंडियन आर्मी में अभी भी बनी हुई है। वो यहाँ पे जाति के आधार पे आपने देखा होगा ना, जैसे सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, इस तरीके से काफी सारी रेजिमेंट्स बनी हुई हैं। तो वो ये कहाँ से आई थी, अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी। क्यों लाई गई थी, ताकि यहाँ पे लोग आर्मी में भी अपने आप को अलग अलग देखे। हुआ क्या था 1857 की क्रांति में कि सभी सैनिकों ने अपने आप को करीब करीब एक समझ लिया था, है ना,
सभी के दुख सेम थे। तो यहाँ पे कास्ट और रिलीजन के आधार पे आर्मी को बांट दिया गया, अलग अलग यहाँ पे कंपनीज बना दी गई, रेजिमेंट्स बना दी गई। उससे क्या होगा कि सभी अपने आप को अलग अलग समझेंगे, काम करेंगे सभी अंग्रेजों के लिए लेकिन अपने आप को अलग अलग समझेंगे, ठीक है। फिर है दे स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया। देखिए सीधी सी बात है, अगर दो के बीच में नफरत अगर पैदा करनी है तो आप एक को सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, है ना, दूसरा अपने आप चिढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे जो अंग्रेज थे वो किसी एक के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते, कास्ट के आधार पे, रीजन के आधार पे, रिलीजन के आधार पे। रीजन के आधार पे भी काफी कुछ किया जाता था कि ये इस एरिया से हैं, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये अवध के हैं, ये फलाने हैं, ऐसे करके। मेड कंपनीज इन आर्मी ऑन दीज बेसिस, ये मैंने आपको बताया। फिर है दे क्रिएटेड अ फिक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने एक झूठ और फैलाया अंग्रेजों ने, वो क्या था, दैट इंडियंस आर ऑफ टू टाइप्स, कि जो भारत के लोग हैं वो दो तरह के हैं। क्या है, एक है मार्शल और दूसरे है नॉन मार्शल। मार्शल का मतलब होता है जो लड़ने के लिए ही बने हैं, जो ज्यादा शक्तिशाली हैं, जो लड़ाके हैं। और एक है नॉन मार्शल, जो सिर्फ खेती वेती करने के लिए बने, हाँ सेना में तो हैं लेकिन इनके बस की लड़ना नहीं है। तो ये झूठ भी यहाँ पे इन्होंने फैलाया। तो कैसे फैलाया, दोज हु सपोर्टेड ब्रिटिश, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया 1857 की क्रांति में दबाने के लिए, क्रांति को दबाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे सिख्स थे और गुरखास थे, उन्होंने यहाँ पे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जैसे साथ दिया, तो हुआ क्या, उनको मार्शल बोल दिया गया, मतलब कि ये तो लड़ाका कौम है सारे, है ना। और जो बाकी के थे वर कंसीडर्ड एज मार्शल एंड दोज हु रिवोल्टेड कंसीडर्ड एज नॉन मार्शल। और जिन्होंने रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिन्होंने अंग्रेजों का शासन ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था 1857 की क्रांति में, उनको क्या बोला गया कि ये नॉन मार्शल है, इनके बस की तो लड़ना है ही नहीं। फिर देखिए, इंग्लिश केप्ट इंडियन सोल्जर्स आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी बाय बैनिंग द न्यूज़पेपर इन मिलिट्री। अब यहाँ पे होता क्या था कि समाज में हो क्या रहा है, सोसाइटी में हो क्या रहा है, वो सैनिकों को ना पता चले, उसके लिए जो मिलिट्री थी उसमें न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया, ताकि सोल्जर्स को पता ही ना चले कि हो क्या रहा है समाज में बाहर, ठीक है। टू डिक्रीज द चांस ऑफ देयर गेटिंग एनलाइटेंड एंड अनदर रिवोल्ट, ताकि जो यहाँ पे भारत के सैनिक है वो दोबारा से एनलाइटेंड ना हो जाए, मतलब उनको दोबारा से ये चाह पैदा ना हो जाए कि फिर से क्रांति करते हैं, अंग्रेजों को यहाँ से भगाते हैं और कहीं दोबारा से एक 1857 की क्रांति यहाँ पे जन्म ना ले ले। ओके, आर्मी के बारे में आपने समझा। अब यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। दो इंडियन सिविल सर्विसेज वाज एन ओपन कंपटीशन फॉर इंडियंस बट व्हाई लेस इंडियंस इन इट। आप जानते हैं कि यहाँ पे एक, ये भी आपको लिख के बताना है कौन से चार्टर एक्ट में ये आया था, प्रावधान कौन सी पॉलिसी में आया था कि यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज थी अब उसमें इंडियंस भी पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के। लेकिन फिर भी उसमें इंडियन इतने कम क्यों थे वो हम यहाँ पे जानते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम वाज हेल्ड इन फार अवे लंदन। सबसे पहली दिक्कत क्या थी कि जो ये एग्जाम होता था जिसके लिए आज आप तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ पे होता था, लंदन में। तो लंदन में होगा तो सीधी सी बात है, भारत के लोगों के 99.9% जो भारत के लोग थे उनके वहां पे जाना बस के ही नहीं था किसी भी वे में, है ना। वो ना वो पैसे का इंतजाम कर सकते थे ना किसी और वे में। ओके, फिर देखिए, एवरी ईयर ओनली 1 और 2 इंडियंस वर सेलेक्टेड। हर साल मुश्किल से बस 1 या 2 इंडियंस यहाँ पे सेलेक्ट होते थे इसमें। द फर्स्ट टू बी सिलेक्टेड वो सत्येंद्र नाथ टैगोर इन 1863। तो ये आपके लिए जानने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो पहले भारतीय सिविल सर्वेंट बने थे वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब बने थे, 1863 में, क्रांति के 6 साल बाद। फिर है अदर मेजर प्रॉब्लम्स। और क्या प्रॉब्लम्स थी, भारत के लोग ठीक है लंदन तो नहीं जा सकते थे लेकिन जो चले भी जाए अगर कुछ करके, उनके सामने और प्रॉब्लम क्या आती थी कि वो सिविल सर्वेंट ना बन पाए, है ना। देखिए, सबसे पहली थी दिस एग्जाम वाज दैट इट हेल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। पहली बात तो ये जो एग्जाम था ये होता था इंग्लिश लैंग्वेज में, और इंग्लिश लैंग्वेज भी कैसी, पूरी फिलोसॉफिकल लैंग्वेज, है ना, नॉर्मल इंग्लिश नहीं। तो भारत के जो मेजर पॉपुलेशन थी उसको इंग्लिश आती ही नहीं थी, तो उनका चांस वैसे ही कट हो गया। मोर ओवर दिस एग्जाम वॉज बेस्ड ऑन क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन लर्निंग। मैंने बताया ये जो पूरा एग्जाम था ये फिलोसॉफिकल बहुत ज्यादा था। इसमें क्या थी, क्लासिकल ग्रीक जो कोई भी क्लासिकल जो लैंग्वेज होती है, किसी भी लैंग्वेज का जो क्लासिकल वर्जन होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है ना। तो ये ग्रीक और लैटिन में होता था। फॉर विच वन हैज टू डू एन एक्सपेंसिव कोर्स, जिसके लिए यहाँ पे इनको सीखने के लिए किसी को भी बहुत महंगा कोर्स करना पड़ता, सीखना पड़ता उसको। और वो यहाँ पे हमारे इंडियंस के लिए एक सेटबैक का काम किया उसने, क्योंकि इतने सारे पैसे नहीं हो सकते थे कि इंडिया से जाए, इंग्लिश भी सीखे, फिर ये वाला कोर्स भी करे। तो ये यहाँ पे सिविल सर्वेंट बनना लगभग नामुमकिन था। इन अदर सर्विसेज, सिविल सर्विस के द्वारा जो के अलावा जो बाकी सर्विस या डिपार्टमेंट थे, जैसे पुलिस हो गई,
आपके जो चौकियां हो गई, पोस्ट वगैरह, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, कस्टम डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, इनमें भी जो सारी हाई पोस्ट थी वो यूरोपियन के लिए रिजर्व रखी गई थी, अंग्रेजों के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई थी। ऑल दीज वेज टू एक्सक्लूड इंडियंस वर नॉट एक्सीडेंटल। अब देखिए ये सीधी सी बात है कि भारत के लोगों को जो इन सर्विसेज में से, इन पोस्ट में से जो बाहर रखा गया था, ये एक्सीडेंटल नहीं था कि हाँ चलिए महंगा है कोई बात नहीं, जा नहीं सकते तो क्या करें, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक्सीडेंटल नहीं था, ये जानबूझ के सब कुछ प्लान किया गया था, सब कुछ इस तरीके से बनाया गया था। बट दे वर ग्रेजुअली लेट डाउन बाय ब्रिटिश, है ना। दे बिलीव दैट इट इज नेसेसरी टू कीप ऑल कंट्रोल्स इन ओन हैंड्स टू मेंटेन द एम्पायर इन इंडिया। तो देखिए कितना दिमाग लगाना इनका यहाँ पे कि ये भी बोल दिया कि हाँ इंडियन सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, हम तो नहीं रोक रहे, बन जाओ, कर लो पेपर पास, है ना। और उनके लिए मुश्किल भी इतना रखा गया हर चीज को कि यहाँ पे ताकि वो आ ही ना सके और सारा का सारा कंट्रोल जो वो है अंग्रेजों के हाथ में रहे, ताकि ये बड़ी पोस्ट पे इंडियन लोग ना बैठ सके और आने वाले टाइम में कोई क्रांति ना कर सके। फिर है दो आफ्टर मच प्रेशर फ्रॉम इंडियंस मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वर इंडियनाइज्ड इन 1918 बट स्टिल द कंट्रोल वाज इन लंदन। तो हुआ क्या, काफी सारा प्रेशर हुआ। 1918 की बात हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे 1 मिनट के लिए, तो 1918 में तो बहुत कुछ चेंज हो चुका था, फ्रीडम स्ट्रगल काफी अच्छे पुश पे चल रही थी उस समय पे। तो 1918 में यहाँ पे क्या किया गया, जो ये सारी बड़ी जो प्रशासनिक सेवाएं थी इनको इंडियनाइज कर दिया गया। उसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल में, कौन से एक्ट लाए गए, कहां से इतना ज्यादा प्रेशर आया, क्या इंडियनाइज किया गया और फिर उसका कितना फायदा हुआ। क्योंकि यहां पे मैंने ये भी बताया है कि फिर भी कंट्रोल जो था वो सारा का सारा ज्यादा लंदन में ही था। ओके, इसके बाद है प्रिंसली स्टेट्स को लेके क्या यहां पे अंग्रेजों का रवैया था। आप जानते हैं पहले क्या कर रहे थे अंग्रेज, पूरी तरीके से प्रिंसली स्टेटों से चिड़े हुए थे, उनके ऊपर कब्जे पे कब्जा किए जा रहे थे 1857 तक। यहां पे क्या हुआ देखते हैं। बिफोर 1857 मैंने बताया क्या कर रहे थे, एनेक्स कर रहे थे, सीधे युद्ध कर रहे थे इंडियन स्टेट्स के ऊपर और उनको अपने कब्जे में ले रहे थे। कोई सिंगल अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते थे अंग्रेज, किसी भी बहाने से बस अपने कब्जे में लेना है। आफ्टर 1857 क्या हुआ, अंग्रेजों ने ये एनेक्सेशन की जो पॉलिसी थी इसको एबेंडन कर दिया, छोड़ दिया। उन्होंने अब यहाँ पे क्रूरता बंद करी। पहली बात तो इसका रीजन क्या था, बिकॉज मोस्टली जो रूलर्स थे ना सारे के सारे स्टेट्स के, प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे पुराने समय के, उन्होंने यहाँ पे 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों की हेल्प की काफी ज्यादा। इस हेल्प को देखते हुए, इस एक्टिव सपोर्ट को देखते हुए और इस लॉयल्टी को देखते हुए अंग्रेजों ने इनको सप्रेस करना पहले तो बंद कर दिया। ठीक है, मोरओवर ब्रिटिश रिवार्डेड द लॉयल्टी ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स बाय गिविंग देम द राइट टू अडॉप्ट द हायर। पहले क्या हो रहा था कि अगर किसी राजा का बच्चा नहीं है, खुद का बच्चा नहीं है, खुद की सगी संतान नहीं है, तो वो यहाँ पे उत्तराधिकारी किसी को ऐसे ही नहीं ले सकता, गोद लेके उसको उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। लेकिन अब यहाँ पे अंग्रेजों ने खुश हो गए, इनको ये प्रावधान भी दे दिया कि अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो कोई डॉक्ट्राइन ऑफ यहाँ पे लैप्स पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, किसी को भी हायर करो और उनको रखो अपने यहाँ पे, ठीक है, राजा बनाओ। फिर है दीज प्रिंसली स्टेट्स बिकेम द यूजफुल एलाइज फॉर ब्रिटिश। ये जो प्रिंसली स्टेट थे क्या बन गए, यहाँ पे पार्टनर बन गए अंग्रेजों के। ठीक है, कैसे बन गए, और एज लॉर्ड कैनिंग सेड दैट विद द सपोर्ट ऑफ नेटिव स्टेट्स वी कुड रिमेन इन पावर इन इंडिया टिल आवर नेवल सुप्रीमेसी मेंटेन्ड। देखिए दो बातें यहाँ पे बोली है लॉर्ड कैनिंग जो उस समय पे थे 1857 की क्रांति में यहाँ के जो गवर्नर थे, उन्होंने बोली कि दो चीजें हैं जिनकी वजह से हम इंडिया में रह रहे हैं। एक तो इंडिया की नेटिव पावर्स, नहीं तो हमारा शासन यहाँ पे 10 साल भी नहीं चलेगा अब, ठीक है। लेकिन अगर अपने शासन को आगे चलाना है तो लॉर्ड कैनिंग का कहना था कि जो नेटिव पावर है, जो यहाँ के राजे रजवाड़े हैं, उनको अपना लॉयल बना के रखना पड़ेगा, उनको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, दोस्ती करके चलनी पड़ेगी। और एक अपनी जो नेवल सुपरमेसी, मतलब जिसकी जो नेवी है अंग्रेजों की, उसको पावरफुल बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि बाहर के कोई इन्वेडर आके ब्रिटिश एम्पायर पे खतरा ना बने। बट नाउ दीज प्रिंसली स्टेट्स वर कंप्लीटली सबऑर्डिनेटेड टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। अब देखिए ये जो राजे रजवाड़े थे ये पहले ही मैंने आपको बताया एक तो लॉयल थे पूरे के पूरे अंग्रेजों के, ठीक है। तो हुआ क्या, सबऑर्डिनेटेड हो गए अंग्रेजों के, ये अधीन हो गए पूरी तरीके से, इनकी कोई इंडिपेंडेंसी बची नहीं थी किसी भी नाम की। ब्रिटिश जो थे वो हर टाइम इनके यहाँ पे कोर्ट में इंटरवीन करते थे, इनके राज्य में इंटरवीन करते थे, हस्तक्षेप करते थे। किसके द्वारा, अपना एक रेसिडेंट रख के। मैंने बताया था ना, एक अंग्रेजी अफसर को हर एक राजा के दरबार में लगा दिया जाता था ताकि ये देखता रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और अपने जो बड़े इनके लीडर्स थे उनको बता सके, है ना, सारी चीजों को, और फिर हस्तक्षेप कर सके।
The only benefit for the rulers was that their identity were maintained as ruler but in name only। सिर्फ इतना फायदा हुआ था इन भारत के प्रिंसेस को कि इनकी आइडेंटिटी मेंटेन थी। आइडेंटिटी मतलब कि हाँ ठीक है राजा है, नाम नाम के राजा है, जो आज तक भी कई सारे आपने देखा होगा, कई सारे राजा महाराजा बने फिरते हैं ना, काफी सारा देखा होगा आपने राजस्थान वगैरह में स्पेशली। तो इनका सिर्फ नाम रह गया था, नाम, इनके महल इनके पास थे, पैसा इनके पास था, लग्जरी लाइफ जी रहे थे, बाकी ना इनके पास इनकी कोई मिलिट्री थी, सिर्फ सेरेमनियल ये राजा बन के रह गए थे, इनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। विद सच स्टेप्स, ऐसे कदमों के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश बिकेम अ पैरामाउंट पावर इन इंडिया। ब्रिटिश क्या बन गए इंडिया में, पैरामाउंट पावर। पैरामाउंट क्या होता है, मतलब कि सबसे बड़ी पावर है ना, कि ये छतरी है, अंग्रेज है ये, और इनके नीचे सारे छोटे छोटे राजे रजवाड़े हैं, ठीक है ना, इन्होंने अपने आप को अधीन बोल दिया। तो अंग्रेज क्या बन गए, पैरामाउंट पावर बन गए। कैसे बने, कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उस समय की, जो ब्रिटिश क्राउन था बेसिकली, उन्होंने क्या किया, यहां पे एक टाइटल एज्यूम किया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया 1876 में, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। सोचिए, इससे पहले पूरे इंडिया के ऊपर कौन थे, मतलब कि एम्परर ऑफ इंडिया कौन था, मुगल एम्परर्स थे, है ना। उससे पहले कौन थे आपके, दिल्ली सल्तनत वगैरह छोटी छोटी चलती थी, इतना बड़ा पूरे इंडिया पे उनका राज नहीं था, तो वो भी कोई एम्परर ऑफ इंडिया नहीं थे। ये यहाँ पे डायरेक्ट आके क्या बन गई, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और इसको, इस अथॉरिटी को, इस क्वीन विक्टोरिया को किसने यहाँ पे मान्यता दी, इन्हीं सारे प्रिंसेस ने। इन्होंने बोला कि हाँ अंग्रेज यहाँ पे पैरामाउंट पावर है, आप हमारी रानी हो, एम्प्रेस हो, और हम आपके अधीन हैं, ठीक है। फिर देखिए, न्यू एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेटेड इंडियंस एंड एजुकेशन इन इंडिया। तो जो पढ़े लिखे भारतीय लोग थे और भारत में जो पढ़ाई थी उसको लेके जो नया एटीट्यूड था 1857 की क्रांति के बाद, वो क्या था। पहले क्या हो रहा था आपको पता है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे थे, किनसे, एजुकेटेड इंडियंस से, है ना। इनके विचार आपस में काफी मिलते थे, ये मिल बैठ के बात करते थे और पॉलिसी वगैरह कुछ लेके आते थे, बनाते थे, वर गुड। मोreover ब्रिटिश वर हैप्पी एज एजुकेटेड इंडियंस टुक नो पार्ट इन रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे भी आगे बढ़ के आपको पता है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति में पढ़े लिखे भारतीय लोगों ने, एजुकेटेड लोगों ने कोई अपना रोल नहीं निभाया था, तो उससे भी अंग्रेज काफी खुश थे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, ब्रिटिश डिड सम वर्क इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यह भी पता है कि 1833 का जो अधिनियम आया था उसके चलते हुए उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत कुछ काम भी किया था मॉडर्न एजुकेशन को लेके, इन्हीं एजुकेटेड इंडियंस के दबाव में भी, या इनके कहने पे, इनकी सलाह पे, ये भी आप जानते हैं। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, एजुकेटेड इंडियंस ग्रेजुअली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द ब्रिटिश इविल। मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस एक वीडियो में भी कि यहाँ पे जो शुरुआत में तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो नहीं समझ रहे थे अंग्रेजों को, वो अंग्रेजों को अच्छा समझ रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेजों की इविल को, बुराइयों को समझना शुरू किया। दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश पॉलिसीज। इन पढ़े लिखे भारतीय लोगों ने क्या किया, क्रिटिसाइज करना शुरू किया ब्रिटिशर्स को, उनकी पॉलिसीज को, और क्या बोले कि इंडियन जो हैं, भारतीय लोग जो हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे लाया जाए, और बाकी भी बहुत सारी जागरूकता फिर ये यहाँ पे लाने लगे। अब हुआ क्या, ये जो एजुकेटेड इंडियंस थे ये अंग्रेजों के खिलाफ होते चले गए, जागरूक होते चले गए, और पब्लिक को भी जागरूक करने लगे। ड्यू टू ऑल सच स्टेप्स ऑफ इंडियंस, इन सारे कदमों के बाद ब्रिटिश ने क्या किया, अंग्रेजों ने इंडिया में हायर एजुकेशन को कर्टेल करना शुरू कर दिया, मतलब कि उसको एक तरीके से रोक दिया, थाम दिया वहीं पे, और उसको बंद करने लगे। उनको ये पता चल गया था कि यहाँ पे लोग जितने ज्यादा एजुकेटेड होते जा रहे हैं इंडिया में, जितनी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो फिलोसॉफी है पूरी उसको पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि लोग जितने समझदार होंगे वो फिर तुम्हें सहन नहीं करेंगे। सो क्या हुआ, क्या बिकेम हॉस्टाइल टू एजुकेटेड इंडियंस। एजुकेशन के ऊपर तो हमला किया ही, फिर एजुकेटेड इंडियंस जो थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे थे, उनके खिलाफ अंग्रेजों ने काम करना शुरू कर दिया। नेशनल मूवमेंट वगैरह में आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह की स्थापना 1885 में हो ही गई थी, तो अंग्रेजों के लिए सब खतरा बनते जा रहे थे, है ना। Consequently, British turned against all those Indians who have imbibed the modern Western education because they were going against British। तो जितने भी ऐसे भारतीय पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने वेस्टर्न नॉलेज ली थी और जो अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे थे, अब अंग्रेज उनके पूरी तरीके से खिलाफ हो चुके थे। अब आपको पता है कि
शासन करने के लिए आपको दूसरे प्रांत में जाके, दूसरे एरिया में जाके कोई तो आपको दोस्त चाहिए, है ना। तो पहले ये दोस्त कौन थे? पढ़े लिखे लोग। अब ये खिलाफ हो गए तो अंग्रेजों को यहाँ पे और भी नए सारे दोस्त बनाने थे। तो पहले तो प्रिंसली स्टेट वाले सारे राजाओं को बनाया, उसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जिनकी कॉमन लोगों के ऊपर थोड़ी कमांड हो। तो वो यहाँ पे कौन बने? जमींदार। पहले तो अंग्रेजों ने जमींदारों को बर्बाद किया, जमींदारों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ काफी काम किया, लेकिन अब यहाँ पे अंग्रेजों ने इनको अपना नया दोस्त बना लिया। कैसे? देखिए, एजुकेटेड इंडियन के साथ जब अंग्रेजों की बिटरनेस हुई, जब खटास हुई, तो क्या हुआ? ब्रिटिश फाउंड न्यू फ्रेंड्स इन जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो ये जो पुराने जमींदार थे ना और जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको इन्होंने अपना दोस्त बना लिया। ब्रिटिश रिस्टोर्ड द लैंड्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द जमींदार्स ऑफ अवध। आप जानते हैं ना, अवध के जमींदारों से पहले लैंड छीन लिया गया था, जिसमें 1857 की क्रांति में जिसका एक बड़ा योगदान रहा इस इवेंट का। लेकिन इन्होंने अब क्या किया? जमीनें इनकी वापस कर दी, इनके अधिकार वापस कर दिए। और अंग्रेजों ने क्या कंसीडर किया? क्या बोला कि जो जमींदार है ना, ये नेचुरल लीडर हैं लोगों के। देखिए, होता क्या था, मुगल एम्परर के टाइम पे अगर आप पढ़ेंगे पूरा का पूरा मिडिवल पीरियड से मॉडर्न का जो ट्रांजिशन है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जमींदार हैं वही मेनली आपके कॉमन लोगों से डायरेक्ट रूबरू होते थे। अब मुगल एम्परर हो गया या बड़े बड़े गवर्नर हो गए मुगलों के, वो तो यहाँ पे कोई पब्लिक से सीधा संबंध रखते नहीं थे। कौन रखते थे सीधा संबंध? जमींदार रखते थे। ये वही जमींदार थे जो पुलिस का भी काम करते थे, पब्लिक के फैसले भी कराते थे, लैंड रेवेन्यू को भी कलेक्ट करते थे। तो सारी की सारी जो चीजें थी ना, वो जमींदारों के हाथ में थी पहले। तो अंग्रेजों ने इस चीज को समझा और इन्होंने बोला कि जो यहाँ पे लोगों के नेचुरल लीडर्स है ना, प्राकृतिक लीडर हैं, वो तो जमींदार ही हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स नाउ प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिश। अब यहाँ पे जो जमींदारों का फायदा था, जो मुनाफा था, उसको प्रोटेक्शन मिलने लगी अंग्रेजों के द्वारा। ब्रिटिश डिड दिस टू काउंटरवेट द एजुकेटेड ग्रुप ऑफ इंडियंस। और ब्रिटिशर्स ने क्यों किया? ताकि एक ऐसा ग्रुप खड़ा किया जा सके ताकि जो एजुकेटेड ग्रुप है उसको दबाया जा सके, है ना। इन रिटर्न, बदले में जमींदारों ने क्या दिया? वर बाउंड अप विद द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड बिकेम इट्स फर्म सपोर्टर। तो यहाँ पे जमींदारों ने बोला कि ठीक है, आप हमारा सपोर्ट अगर कर रहे हो तो हम भी ये प्रतिज्ञा लेते हैं एक किस्म से कि अंग्रेजी शासन को इंडिया में से कभी भी खत्म नहीं होने देंगे, अंग्रेजी शासन को यहाँ पे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे इनका भी बेनिफिट हो रहा था जमींदारों का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चेंजेस इन ब्रिटिश एटीट्यूड टू। ओके, देखिए, न्यू एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश टुवर्ड्स दी सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। आप जानते हैं पहले तो कुछ सोशल रिफॉर्म यहाँ पे लेके आ रहे थे, लॉर्ड बेंटिंग वगैरह, आप जानते हैं, ठीक है ना। अब नया यहाँ पे क्या होने वाला था? देखिए, बिफोर 1857 यहाँ पे अंग्रेजों के दोस्त कौन थे? एजुकेटेड इंडियंस, पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे अंग्रेजों को सलाह दे रहे थे या उनपे प्रेशर बना रहे थे कि यहाँ पे कुछ सामाजिक बदलाव लाइए। सो दे डिड सम सिग्निफिकेंट वर्क्स ऑन सती। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया? सती को लेके काम किया, विडो रीमैरिज के लिए काम किया, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए काम किया। बट ब्रिटिश फाउंड दैट दीज वर्क्स वर्क अगेंस्ट देम इन 1857 रिवोल्ट। लेकिन अंग्रेजों ने पाया कि ये जो काम हमने यहाँ पे किए हैं ना, ये तो इंडिया की भलाई के लिए ही, लेकिन ये यहाँ पे हमारे ही खिलाफ चले गए। क्योंकि आप जानते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना, सती प्रथा को बंद करना, ये आम जो जनता थी, लोग थे, उनको काफी बुरा लगा था इस चीजों से, है ना। और जो पंडित थे, जो मौलवीज थे, जो इनको भी काफी ज्यादा बुरा लगा था, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, जो रूढ़िवादी थे, है ना, उन्होंने इसीलिए क्रांति में अपना योगदान दिया। आफ्टर 1857 फिर क्या किया इन्होंने? अब इनके जो नए दोस्त थे वो थे जमींदार। और जमींदार कैसे होते थे? जमींदार कोई मुखिया हो गया, कोई रूलर हो गया, राजा हो गया, ये सारे कैसे होते थे? कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स होते थे, है ना, रूढ़िवादी होते थे। तो इनको खुश करना था अंग्रेजों को। वो कैसे करते? क्योंकि ये कोई चेंज नहीं चाहते थे भारत के समाज में। ऑर्थोडॉक्स जो थे, रूढ़िवादी, ये चाहते थे कि भारत का समाज जैसा है वैसा ही रहे। तो अंग्रेजों ने इनको खुश करने के लिए आगे फिर कोई सोशल रिफॉर्म की पॉलिसी लाने से मना कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने सोशल रिफॉर्म लाने बंद कर दिए ताकि इनको खुश रखा जा सके, है ना। और वैसे भी एजुकेटेड इंडियन से तो इनकी दुश्मनी हो ही चुकी थी। फिर देखिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, है ना, फूट डालो और राज करो। दो लोगों के बीच में फूट डाल दो, एक को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट कर दो, किसी भी एक को, है ना, उनके बीच में फूट अपने आप बढ़ती ही रहेगी और आप शासन करते रहोगे। सो हुआ क्या? ब्रिटिश स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन इंडिया आफ्टर 1858। फॉर दिस दे स्टार्टेड रिप्रेसिंग द मुस्लिम्स एंड फेवरिंग द हिंदूज। तो यहाँ पे इन्होंने एक ग्रुप को पकड़ लिया, अंग्रेजों ने क्या किया?
1857 की क्रांति में इन्होंने देख लिया था कि हिंदू मुस्लिम्स तो एक है, तो इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप को पकड़ा, कौन, मुस्लिम्स को, उनको रिप्रेस, उनको दबाना शुरू किया और हिंदूज को ज्यादा फेवर करना शुरू किया ताकि ये आपस में चिढ़ने लगे, है ना, इनके बीच में नफरत हो जाए। आफ्टर 1870 फिर ये एटीट्यूड इनका थोड़ा सा बदल गया। क्या हुआ, ब्रिटिश ट्राई टू टर्न द मिडिल एंड अपर क्लास मुस्लिम्स अगेंस्ट द नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे जो हमारे देश की नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी एक 1870s के आसपास में, उसके खिलाफ यहाँ पे मिडिल क्लास और अपर क्लास जो मुस्लिम्स थे उनको भड़काना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे उनको अलग थलग कर दिया। उनको बोला गया कि नेशनल मूवमेंट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना, इस तरीके की पॉलिसी चला रहे थे। फिर है बैकवर्डनेस ऑफ सोशल सर्विसेज, जो यहाँ पे सामाजिक जो काम थे सारे के सारे, उनमें क्या बैकवर्डनेस थी, क्या पिछड़ापन था, वो समझिए। सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, है ना, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, एंड सैनिटेशन वर कंप्लीटली बैकवर्ड इन 19th सेंचुरी इंडिया। ये तो आप जानते ही हैं, पूरी तरीके से बैकवर्ड था। क्यों बैकवर्ड था, लेकिन इंडिया की तरक्की क्यों नहीं हो रही थी, वो समझिए। रीजन था कि ब्रिटिश वर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट रेवेन्यू ऑन आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेज क्या कर रहे थे, जितना भी रेवेन्यू आ रहा था, जो सारा पैसा आ रहा था, उसको खर्च कर रहे थे अपनी आर्मी पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे, ताकि इन दो चीज़ों को मजबूत रख के वो अपना शासन यहाँ पे चलाते रहें, कमज़ोर ना पड़े। उदाहरण के लिए 1886 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया था इंडिया में, 47 करोड़। 47 करोड़ में से क्या था देखिए, 19 करोड़ रुपए तो सिर्फ आर्मी के ऊपर लगा दिए, ऑलमोस्ट 40% के आसपास। 17 करोड़ के आसपास उन्होंने लगा दिए प्रशासन के ऊपर, ऑलमोस्ट वही 35-40% के आसपास। 2 करोड़ लगाए हेल्थ और सैनिटेशन पे, और 65 लाख सिर्फ लगाए उन्होंने इरिगेशन वर्क्स पे, है ना। पूरा 47 करोड़ का तो ये हिसाब नहीं है, लेकिन 40 के आसपास का तो होगा ही। तो इतना सा पैसा वो सिर्फ यहाँ पे इन कामों पे लगा रहे थे। मेजरली कहाँ जा रहा था सारा, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन पे। और देखिए, जहां से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं किसानों से, उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा था। इरिगेशन वर्क्स पे, सिंचाई के कार्य पे कितना पैसा लगा रहे थे, सिर्फ 65 लाख ओनली। मतलब कितना हुआ, आई थिंक अराउंड 1-1.5% के आसपास। तो ये यहाँ पे इनकी पॉलिसीज थी। फिर देखते हैं लेबर लेजिस्लेशंस बाय ब्रिटिश। लेबर जो थे, भारत के जो काम करने वाले लोग थे, जो मजदूर थे, उनको लेके अंग्रेज क्या यहाँ पे कुछ नए प्रावधान लेके आए थे, वो समझते हैं। सबसे पहले है, इंडियन वर्कर्स वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर 12 to 16 आवर्स अ डे ऑन लो सैलरीज एंड इन वेरी अनहाइजेनिक कंडीशंस। भारत के जो वर्कर्स थे, जो कारीगर थे, उनको मजबूर किया गया कि वो 12 से 16 घंटे काम करें या उससे भी ज़्यादा, और बिल्कुल कम सैलरी पे। सैलरी कम कितनी, इतनी कि सिर्फ वो आज का खाना खा सके, वो भी पर्याप्त नहीं, और जी सके और कल दोबारा काम पे वापिस आ जाए, ठीक है ना। और उनको अनहाइजेनिक कंडीशन में यहाँ पे रखा जाता था। दूसरी बात है, तो इसके चलते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 2 इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास किए यहाँ पे, अधिनियम। एक आया 1881 में, और अनदर, ये अदर नहीं है यहाँ पे, अनदर है, वो आया 1891 में, 10 साल के बाद। वाई दे पास्ड दीज एक्ट्स, तो अंग्रेजों ने ये एक्ट क्यों पास किए गए? क्या वो फिलोंथ्रोफी के काम कर रहे थे यहाँ पे, मतलब कि कोई अच्छे काम कर रहे थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अंग्रेजों को कोई लेना देना था इंडियन लेबर से, इंडियन वर्कर से? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्यों लेके आए वो समझते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज इन इंडिया वर ओन्ड बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। आप समझ गए होंगे थोड़ा सा इसी से, है ना, कि ज्यादातर जो फैक्ट्रीज थी इंडिया के अंदर, उनके जो मालिक थे वो कौन थे? इंडियंस थे, इंडियन मैन्युफैक्चरर, है ना, निर्माता जो थे। दे वर अर्निंग वेल बिकॉज दे वर एक्सप्लॉइटिंग एंड यूजिंग द चीप इंडियन लेबर फॉर मैक्सिमम आवर्स ऑफ वर्क इंक्लूड चिल्ड्रन एंड वुमेन। अब ये जो भारत के मैन्युफैक्चरर थे, ये काफी बड़ा मुनाफा कमा रहे थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, इंडिया में जो चीप लेबर थी, सस्ती जो लेबर थी, उसको बुरी तरीके से उसका शोषण कर रहे थे, कम पैसे में उससे बहुत ज्यादा काम करवा रहे थे। उनकी काम करना यहाँ पे मजबूरी थी लेबर की। क्यों? मैंने आपको बता दिया, इंडिया की पूरी इंडस्ट्री जो थी ट्रेडिशनल, उसको बर्बाद कर दिया गया, खेती को बर्बाद कर दिया गया, जमीनें छीन ली गई लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। तो इस सब के चलते हुए लोग क्या बन गए? लेबर। अब बहुत सारे लोग जब लेबर बन गए तो वो सस्ते में काम करने लगे। जैसे अगर आप देखोगे आज के टाइम पे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अमेरिका है और इंडिया है।
इंडिया में लोगों की भीड़ है, पूरा भरा पड़ा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रखा है, आपको पता है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो यहाँ पे लोग दिन के 300-400 रुपए में भी काम करने को तैयार है, उनसे आप कुछ भी काम करा लो, है ना। इवन 200-200 रुपए या 100 रुपए में भी पूरा दिन काम करने को तैयार है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे अमेरिका से या कनाडा से, वहां पे एक एक घंटे के 5-5 हजार रुपए हैं, और उसको भी अभी जो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है जो बिडेन, वो उसको और ज्यादा बढ़ाने वाले, उसको आई थिंक डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको यहां पे समझना चाहिए। तो हुआ क्या, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, अब इंडियन मैन्युफैक्चरर पैसा कमा रहे थे, ये यहां पे दिक्कत का कारण था, ना कि इंडियन लेबर यहां पे प्रॉब्लम में थी, ठीक है। तो जो अंग्रेजी मैन्युफैक्चरर्स थे वो यहां पे काफी ज्यादा जल रहे थे इंडियन मैन्युफैक्चरर से कि ये अर्निंग कैसे कर रहे हैं और उनकी ग्रोथ से। तो हुआ क्या, ये मैंने बता दिया, चीप लेबर की वजह से यहाँ पे तरक्की कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को यहाँ पे प्रेशराइज करना शुरू किया कि हमारी कमाई कम हो रही है और ये इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर है, निर्माता हैं, ये ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो कुछ ऐसे यहाँ पे कानून लेके आओ ताकि ये यहाँ पे अपनी लेबर से कम काम करा सके, इनकी प्रोडक्शन कम हो जाए, इनको ज़्यादा पैसा सैलरी के एवज में देना पड़े, तो इनकी जो कुल मिला के कमाई है वो थोड़ी कम हो जाए। तो हुआ क्या, पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में लाया गया 1881 में, जिसके प्रावधान क्या थे कि चाइल्ड बिलो 7 कुड नॉट वर्क इन फैक्ट्रीज। अब मान लो किसी की फैक्ट्री की 100% लेबर में से 10% ऐसे लोग होंगे, 10 या 20% कि 7 साल से कम के बच्चे ऐसे भी होंगे कुछ काम कराने के लिए, है ना। तो उनको हटा दिया गया, तो उनकी प्रोडक्शन डाउन चली गई। लेकिन बच्चों के लिए तो अच्छा ही हुआ, है ना। चाइल्ड बिटवीन 7 to 12 कुड वर्क ओनली 9 आवर्स। ऐसे बच्चे जो जिनकी उम्र 7 से 12 साल है, वो सिर्फ 9 घंटे तक काम कर सकते हैं। इससे भी प्रोडक्शन डाउन गई मैन्युफैक्चरर्स की, लेकिन यहाँ पे चलो बच्चों का फायदा हुआ। 4 हॉलीडे इन अ मंथ, और 4 छुट्टियां दी जाएगी एक महीने में, इससे भी लोगों का तो फायदा ही हुआ। फिर है सेकंड इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891, 10 साल बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे कानून लेके आए, वीकली हॉलीडे फॉर ऑल, सभी के लिए हर हफ्ते हर सप्ताह में एक छुट्टी। वुमन कुड वर्क ओनली फॉर 11 आवर्स। वुमन जो थी वो मेजर वर्क फोर्स थी उस टाइम पे एक, है ना। तो जो औरतें थी, जो महिलाएं थी, उनके ऊपर ये लाया गया कि 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकती। तो जो मैन्युफैक्चरर थे उनकी और ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गई। चाइल्ड ऑफ ऑल एज कुड वर्क फॉर 7 आवर्स। और फिर यहाँ पे तो अलग प्रावधान थे, यहाँ पे बच्चों के लिए एक और लाया गया कि कोई भी बच्चा हो, किसी भी एज का हो, उसको सिर्फ 7 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता। तो देखिए, मैंने जैसा बताया, ऑब्वियसली ये जो एक्ट थे, इन्होंने कुछ तो रिलीफ दी इंडियन लेबर वर्कर्स को, फायदा पहुंचाया कुछ तो, है ना। बट ब्रिटिशर्स ने ये यहाँ पे एक्ट पास क्यों किए थे? ऐसा नहीं था कि ये इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स के लिए यहाँ पे काम कर रहे थे, नहीं। जो असली मोटिव था वो ये था कि यहाँ पे इनकी जो सप्लाई है चीप लेबर की, उसको कट डाउन किया जा सके, इनके मुनाफे को यहाँ पे घटाया जा सके, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कमाने लग रहे हैं। कैसे? उनके घंटे कम करके और ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां देके, है ना, उनकी प्रोडक्शन कम करके। चलिए, ओके। इसके बाद है फिर यहाँ पे हाउएवर नोन ऑफ दीज एक्ट्स वर अप्लाइड ऑन ब्रिटिश टी प्लांटेशंस इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे इनकी कितने ज्यादा यहाँ पे दोहरे मापदंड थे कि ये जो नियम थे ना, ये ब्रिटिश प्लांटेशंस के ऊपर लागू नहीं होते थे। मतलब कि वो प्लांटेशंस जो अंग्रेजों के द्वारा ओन की जा रही थी, है ना, बड़े बड़े चायों के जो बागान इनके द्वारा लगाए गए थे, जिनका मालिकाना हक अंग्रेजों के पास था, वहां की लेबर के ऊपर ये एक्ट काम नहीं कर रहे थे, लागू नहीं थे। एज मोस्ट प्लांटेशंस वर इन आसाम, क्योंकि मोस्ट प्लांटेशन जो थी वो कहाँ थी? आसाम में। ब्रिटिश इंपोर्टेड लेबर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज बाय फ्रॉड। अब देखिए, आसाम में कोई इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी नहीं, ठीक है ना, और टी प्लांटेशंस वहीं पे थी। तो इन्होंने क्या किया? धोखे से, फ्रॉड से, यहाँ पे शोषण करके पब्लिक को लाया गया जबरदस्ती, ठीक है ना, प्लांटेशंस में काम कराने के लिए, स्लेव्स के तरीके से उनको गुलाम बना के। एंड दे वर एनेबल टू डू सो बाय गवर्नमेंट एज प्लांटर्स वर अलाउड टू अरेस्ट दीज लेबर, ठीक है ना। एंड दे वर एनेबल टू डू सो बाय गवर्नमेंट एज प्लांटर्स वर अलाउड टू अरेस्ट दीज लेबर। तो यहाँ पे प्लांटर्स को यह भी अधिकार दिया गया था कि ये जो लेबर है, अगर ये काम ना करे या इधर उधर चली जाए, तो सरकार ने इनको, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह भी अधिकार दिया था कि तुम इनको अरेस्ट कर सकते हो। तो आप सोच के देखो, यहाँ पे तो फायदा पहुंचा रहे हैं और वहां पे उल्टा कितना ज्यादा पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं। उनको अरेस्ट करने का भी अधिकार दे दिया गया। फिर है ब्रिटिश बैनिंग द वर्नाकुलर प्रेस। तो यहाँ पे जो वर्नाकुलर का मतलब है वो क्या है कि भारत की लोकल लैंग्वेजेस में जो प्रेस थी, है ना, अलग अलग लैंग्वेज में, उसमें उसके ऊपर क्या किया गया वो समझिए।
मॉडर्न प्रेस जो थी इंडिया में वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? जो बड़े लेवल पे प्रिंटिंग की जाती थी किताबों की या मैगजीन्स की, वो अंग्रेजों के द्वारा वो मशीनें लाई गई थी यहाँ पे। एजुकेटेड इंडियंस जो थे उन्होंने इन मशीनों को बड़ा बखूबी लिया, उन्होंने देख लिया था कि ये तो काफ़ी अच्छा टूल हमें मिल गया हमारे मैसेजेस को फैलाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने क्या किया, इन मैगजीन्स को, इन मशीन्स को, इस प्रिंटिंग माध्यम को अपने ही लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम किया, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, लोगों को जागरूक किया पैम्फलेट्स बांट बांट के, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे लोगों की जो ओपिनियंस थी उनको बिल्टअप करने में भी एक काम किया है ना। लोगों को जब बताया गया 10 बार एक बात बताई जाएगी कि ब्रिटिश तुम्हारे लिए गलत है, ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, एनालिसिस करके बताया गया, तो लोगों की पॉलिटिकल मैटर्स पे ओपिनियन भी फिर बनने लगी धीरे धीरे करके। तो जो कुछ भारतीय थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादा भाई नावरोजी जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे, लोकमान्य तिलक जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे, उन्होंने अपनी काफ़ी सारी पत्रिकाएं, समाचार यहाँ पे निकाले और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इन्फ्लुएंशियल हो गए अपनी पब्लिकेशंस की वजह से, क्योंकि इन्होंने लोगों को जगाया था। सो प्रेस इन इंडिया वॉज फ्रीड बाय मेटकाफ इन 1835। तो जो प्रेस थी इंडिया में उसको किसके द्वारा फ्री किया गया था पहले 1835 में, जो मेटकाफ थे उनके द्वारा। बट व्हेन इंडियन स्टार्टेड यूजिंग इट अगेंस्ट ब्रिटिश स्टार्टेड कर्बिंग द प्रेस। लेकिन जब हमारे इंडिया के लोगों ने इस प्रेस को अंग्रेजों के ही खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया तो अंग्रेजों ने इसको दबाना, इसको बंद करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। और हुआ क्या कि जो लॉर्ड लिटन थे उन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए और इस प्रेस को बैन कर दिया गया। बोल दिया गया कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में कोई भी प्रेस अब यहाँ पे पत्रिकाएं नहीं छपेंगी, इंग्लिश वगैरह और एक दो बड़ी लैंग्वेजेस को छोड़ के, और वो लैंग्वेजेस यहाँ पे आम जनता को समझ में आती नहीं थी। फिर है रेशियल एंटागोनिज्म बाय ब्रिटिश, मतलब कि यहाँ पे रेस के नाम पे प्रतिरोध, ठीक है ना, वो समझिए। ब्रिटिश स्टार्टेड थिंकिंग, अंग्रेजों को क्या लग रहा था, क्या सोचना उन्होंने शुरू कर दिया, दैट दे वर सुपीरियर देन इंडियंस एज अ रेस, मतलब कि एक रेस के आधार पे, एक जाति के आधार पे वो इंडियन लोगों से काफी ज्यादा ऊपर है ना, वो गोरे हैं या पता नहीं क्या, मतलब वो ये समझ रहे थे कि तुम्हें भगवान ने ही कुछ अधिकार दिया है इनके ऊपर राज करने का। कॉन्सिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप रेलवे कंपार्टमेंट्स, है ना, स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस, वेटिंग रूम्स स्टेशन के ऊपर, पार्क्स, होटल, स्विमिंग पूल, सब यहाँ पे क्या कर दिए गए, यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर दिए गए। आपने मूवी में देखा होगा, एक भगत सिंह मूवी है, उसमें आपने एक सीन देखा होगा कि सिनेमा में लिखा हुआ है, और ये काफी जगह लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब कि भारतीय लोग या फिर जो कुत्ते हैं वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे हमें किससे कंपेयर किया जा रहा था हमारे यहाँ के लोगों को, वो आप समझ सकते हैं। ये आपके सामने माइंड मैप है जिससे आप पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें हम बात करने वाले हैं कि जो भारत के नेचुरल फ्रंटियर्स थे उनके साथ अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत भारत के रिश्ते कैसे थे। नेचुरल फ्रंटियर्स का मतलब है जैसे हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट थे, जैसे कि नेपाल हो गया, आपका उस समय पे अफगानिस्तान था हमारा, अब तो बीच में पाकिस्तान आ गया, लेकिन पहले अफगानिस्तान था, है ना, आपका भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, इन सब के साथ हमारे रिलेशंस कैसे थे, क्या कुछ हो रहा था, वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कुछ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और अगर आपके कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।